हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 1 का साइंस और क्लास 1 का साइंस के 50 क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए इनसे बस के कुछ नहीं जाएगा जो आपको बताए जा रहे हैं। देखिए समझिए ध्यान से कौन कौन से टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, 10th क्लास का विज्ञान है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जो 100% आती है एग्जाम में। देखिए जो 100% पक्का आएंगे एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे। देखिए ध्यान से कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। यही प्रश्न पढ़ लो बस, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखिए आपको क्या क्या तैयार करना, बहुत ध्यान से देखिए आप। महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न है, ये टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, पहला टॉपिक है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। पहले चैप्टर से आपको तैयार करना है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या ध्यान पर रखना, संयोजन में आपस में पदार्थ जुड़ेंगे, वियोजन में टूट जाएंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको संयोजन कहते हैं। और एक ही पदार्थ अगर टूट जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों में तो वियोजन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और देखिए सेकेंड टॉपिक आपको उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया तैयार करनी है। उष्मा क्षेपी में क्या होता, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता, मतलब उष्मा निकल के जाती है तो उष्मा उत्सर्जन होगा। और उष्मा शोषी में क्या होता है, जिसमें उष्मा भरती है, अवशोषण होता है। जिसमें उष्मा भरेगी, जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा तो उसको बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी में उष्मा निकलेगी, उष्मा शोषी में उष्मा भरेगी। ये ध्यान पर रखें, इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। देखिए केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, कैसे पूरी होती है, वो हमने अलग सेपरेट वीडियो बना दिया, उस पर जाके आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अगला टॉपिक है अम्ल क्षार लवण। देखिए ये तो 100% आता है एग्जाम में, अम्ल क्षार लवण वाला। और सारे ही टॉपिक क्या है, मोस्ट आईएमपी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं उसको बोलते हैं अम्ल। क्षार में क्या है, जिसमें OH निगेटिव देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH निगेटिव देते हैं उसको बोलते हैं क्षार। अम्ल आपको पता ही है कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। वो क्षार क्या होते हैं, कड़वे टाइप के होते हैं। लवण क्या होता है, जिसमें जो आयन में टूट जाते हैं, जो प्लस और माइनस आयन में टूट जाते हैं उसको बोलते हैं लवण। ये पहचान है इसकी, ऐसे ध्यान पर रख लें। पूरी थ्योरी आपको चैप्टर में मिली जाएगी। तो इनकी डेफिनेशन काफी बार पूछी गई है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। इस टाइप की डेफिनेशन पक्का आती है एग्जाम में। बेकिंग सोडा का बनाने की विधि। बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, ये होता है NaHCO3। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। तो टॉपिक है ये याद रखें, इसके उपयोग भी पढ़ना है आपको, तो इसके उपयोग आते हैं। अगला टॉपिक है जो वेरी वेरी आईएमपी, जो 100% आती है एग्जाम में, कि धावन सोडा बनाने की विधि क्या है। धावन सोडे का सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है, इसके उपयोग क्या है, गुण क्या है, ये सब कुछ पढ़ना है। और इसका सूत्र याद कर लें, क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O, तो ये होता है धावन सोडे का सूत्र। ओके, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बनाने की विधि क्या है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो पीओपी होता वो कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके उपयोग क्या है, गुण क्या है, सब कुछ पढ़ना पूरे टॉपिक को। धातु और अधातु में अंतर। धातु आप जानते ही हैं जो ठोस होती हैं, जिनमें चमक होती है, वो धातु होती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या होती है, धातु होती है। अधातु में इसका उल्टा हो जाएगा। भर्जन तथा निस्तापन की डेफिनेशन बहुत आती है एग्जाम में। भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, 100% आती है पेपर में, किसी न किसी पेपर कोड में पक्का आती है। भर्जन में क्या ध्यान पर रखना, देखिए ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करती है। अगर वायु की उपस्थिति में, प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो होती है भर्जन। निस्तापन में क्या होता है, ये वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है सल्फाइड अयस्कों को। तो अगर वायु की अनुपस्थिति है तो निस्तापन है, उपस्थिति है तो भर्जन है, ऐसे ध्यान पर रख सकते हैं। अगला टॉपिक है जो इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन है, जो 100% आता है एग्जाम में, ये है आपका सावनीकरण की प्रक्रिया। अब ये सावनीकरण क्या होता है, इसमें आपको ध्यान पर रखना है, जो उच्च बसीय अम्ल होते हैं वही होती है सावनीकरण की अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं। जैसे कि सावनीकरण की अभिक्रिया में आपको इसका एक सूत्र याद कर लें। इसका सूत्र क्या है, यह C17H35COONA, यह है साबुन का सूत्र। क्या है, साबुन का सूत्र। तो याद रखें ये सूत्र है, किसका है, साबुन का। इसका फ्रेंड्स साबुन का, तो साबुन का सूत्र है, ये याद रखें। ओके, वैसे जानकारी
बेसिक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है जो टॉपिक है आपका, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए सजातीय श्रेणी में आपको क्या ध्यान रखना है, ये जिनमें क्रियात्मक समूह समान होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। क्रियात्मक समूह अगर समान है तो सजातीय श्रेणी में आएगा, नहीं तो नहीं होगी। पढ़ लेना। देखिए मिसेल का निर्माण, जो मिसेल का निर्माण है ये 100% आते आता मिसेल क्या होती है, जैसे सामने की अभिक्रिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी के चैप्टर का है, ये भी काफी आता है मिसेल। मिसेल में होता क्या है, इससे क्या होता है, कपड़े की गंदगी साफ होती है, जो कपड़े की गंदगी है वो साफ होती है। ओके, कैसे होती है वो आप देख लेना, जिसमें 2 सिरे होते हैं इसकी, अच्छी प्रक्रिया है, पढ़िए इसको। अगला है 13 आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण तो 100% 5 नंबर का या 4 नंबर का तो आती आता है, तो आईयूपीएसी नामकरण आपको सीखना अच्छे से। इसमें एथ, मैथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो इस तरीके से चलते रहते हैं। 10 तक याद करने ये वाले, इसके बॉन्ड ध्यान पर रख लेना। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इस तरीके से चलता है, तो पढ़ लेना उसको। सावनीकरण क्या भी करा, अभी आपको बताया था। एस्टिलीकरण, एस्टिलीकरण बहुत आता है एग्जाम में, ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है। एस्टिलीकरण, एस्टिलीकरण बहुत आता है। पाचन तंत्र वाला टॉपिक, पाचन तंत्र में आपको छोटी आंत बड़ी आंत, अपना जो पाचन तंत्र है उसका चित्र बनाना है, ये पूरा टॉपिक आपको तैयार करना अच्छे से। अगला टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में आपको फेफड़े तैयार करने हैं, इसका चित्र बनाना है, और फेफड़े किस तरीके से जो हमारा ब्लड है वो उसको साफ करते हैं, कैसे CO2 गैस बाहर निकालते हैं, सब कुछ पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। उत्सर्जन बहुत अच्छा टॉपिक है, तो 100% आता है एग्जाम में। अब ये कैसा आता है पेपर में वो सुनो, ये आता है आपकी वृक्क की संरचना के रूप में, ओके, त्वचा के रूप में। तो जैसे कि वृक्क होते हैं हमारे, जो किडनी वगैरह है, ये किस तरीके से क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, मूत्र वगैरह बनाती हैं, तो वृक्क के बारे में पढ़ना, इसका चित्र बनाना है। ये तो सब उत्सर्जन वाले टॉपिक हैं, तो वृक्क, त्वचा, ये सब इसी के अंदर आते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। वृक्क वाला तो 100% आता है, इसमें चित्र बनाना दोनों किडनी का, और वो किस तरीके से काम करते हैं वो पढ़ना अच्छी तरीके से, उसकी लंबाई चौड़ाई सब पढ़ लेना। अब आते हैं, देखिए 19 टॉपिक है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता है आपका लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लैंगिक जनन, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 विपरीत प्रकार के नर और मादा भाग लेते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। ओके, 2 विपरीत प्रकार के होंगे, एक नर होगी एक मादा होगा। इसमें क्या होगा, नर होगा और एक क्या होगी, मादा। अब चाहे वो इंसानों में ले लो, जानवरों में ले लो, पक्षियों में ले लो, तो ये हर जगह कंडीशन फॉलो करेगी लैंगिक जनन के अंदर। अलैंगिक जनन क्या होता है, एक्सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार का जनक भाग लेता है, जनक मतलब पैदा करने वाला, तो एक ही प्रकार का जनक भाग लेता है। ओके, तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसमें 2 प्रकार के जनक होगा, इसमें 1 प्रकार का जनक हो गया, ये क्या है, इसका डिफरेंस है, तैयार कर लेना। परागण क्या होते हैं, देखिए ये पुष्प के बारे में पूछा गया है। पुष्प पे जो पराग कण होते हैं वो बढ़ती कागज तक जा रहे हैं उड़ के, तो परागण कहलाता है, उस क्रिया को बोलते हैं परागण। अगला टॉपिक है पुष्प की संरचना। देखिए पुष्प की संरचना बनानी है, पुष्प की संरचना में आपको सारे उसके पार्ट याद करने हैं, जैसे दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय, क्या होते हैं इसके पार्ट, सब पार्ट आपको ध्यान से पढ़ने पुष्प की संरचना में। तो पुष्प की संरचना वेरी वेरी आईएमपी है, इसके बारे में पढ़ना जरूर। नर तथा मादा जनन तंत्र। अब ये नर तथा मादा जनन तंत्र क्या है, एक तो नर वाला सिस्टम बनाना आपको मेल रिप्रोडक्शन का, एक मादा जनन तंत्र वाला बनाना, दोनों ही चित्र बनाने हैं, दोनों ही चित्र से आपको समझ में आएंगे, इसकी पूरी थ्योरी तैयार करनी है। ये 10 नंबर के हैं, ओके, 10 नहीं, ये आता आपका 6 नंबर का, एक आता है 6 नंबर का। क्या आता है फ्रेंड्स, क्या आता 6 नंबर का, तो दोनों हो जाएंगे 12 नंबर के। तो नर वाला भी 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है और मादा वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 6 और 6 12 नंबर के दोनों टॉपिक हैं। तो दोनों में से एक तो एक न एक तो आ ही जाता। नर जनन तंत्र में आप पढ़ेंगे श्वसन किसे कहते हैं, वृषण किसे कहते हैं, शुक्रवाहिका क्या होती है, शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्राशय क्या होता है, ये सब इसके टॉपिक के भाग हैं।
मादा जनन तंत्र में आप पढ़ेंगे अंडाशय क्या होता है, और पढ़ लेना इसमें अंडवाहिनी क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, अंडाणु कैसा बनते हैं, इसके अंदर सब अच्छा टॉपिक है। दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, और ये इंटर के लिए भी काफ़ी आईएमपी है। 24 क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की फॉर्म होती है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड किसी होती है, आरएनए की फॉर्म होती है। तो दोनों ही फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसमें अंतर क्या है, डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ ये नहीं है, तो ये इसकी अंतर अच्छे हैं, पढ़ लेना आपको। ओके, आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपको तैयार करने किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये तो बहुत आता है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। जो मेंडल के आनुवांशिकता के नियम है 100% पेपर में आते हैं। ओके, जरूर से जरूर तैयार करने हैं आपको ये मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। अब हाँ, इसमें नियम कौन कौन से, एक प्रभाविता का नियम है, एक पृथक्करण का नियम है, एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। तो नियम 3 आते हैं, तो तीनों ही आपको पढ़ना है अच्छे से। एक संकर द्विसंकर क्या होते हैं, तो ये संकरण क्या होते हैं, संकरण ये चलते हैं पुष्प के अंदर, तो उसके जो क्रॉस है उसको उड़ के चले जाते हैं, पढ़ लेना इसको, वो उस टाइम भी है। और ये तो 100% आती है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन 100% किसी न किसी पेपर कोड में पूछा जाता है। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती क्या है, इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो शिशु होता है, बच्चा, उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है। लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी तो वह लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कहलाएगी। तो लिंग का निर्धारण करना लिंग निर्धारण कहलाता है। मतलब लिंग कौन सा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये जो प्रक्रिया है ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कहलाएगी। कैसे, देखिए ध्यान से। अगर x है और x y है, x से x मिला तो ये हो जाएगी लड़की। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, लड़की। अगर x आया, अगर सब y आया, हो गया ये x y, तो हो गया लड़का। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा निर्धारण। क्या हो रहा है, निर्धारण। तो 50% चांस रहते हैं इनके बनने के, और 50% चांस रहते हैं लड़कों के बनने के। तो 50-50 चांस रहता है। ये अंडाशय होते हैं, ये शुक्राणु होते हैं। और ये जो निर्धारण हो रहा है लड़के और लड़के बनने का, तो ये होती है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो इसमें इस टाइप के चित्र आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगला टॉपिक है मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना। जो हमारा मानव मस्तिष्क है, ये कितना वजन होता है, इसमें कितने कैरियर कैपेसिटी होती है, कितने सीसी में होता है, 1400 सीसी में होता है लगभग। और इसमें कौन कौन से हिस्से हैं, जैसे प्रे मस्तिष्क क्या है, अनुमस्तिष्क क्या है, और ये मध्य मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के बारे में पढ़ना अच्छे से। तो ये टॉपिक वेरी वेरी आईएमपी है, मानव मस्तिष्क वाला। तंत्रिका तंत्र आपको पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो नसों का जाल है, इसके बारे में पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट आईएमपी है, तंत्रिका तंत्र वाला। फिजिक्स वाला टॉपिक आ गया, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में इतना ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती है, टकरा कर वापस आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पढ़ लेना, उसके उदाहरण भी पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ना है, पूरा टॉपिक है आपका ये। अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए इसमें कम से कम आपकी 10-12 कंडीशन होंगी जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कि मान लो वस्तु को उठाकर यहाँ पर रख दिया फोकस के बीच में, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इस टाइप से चलता है इसमें। ये भी क्या बहुत आता है एग्जाम में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, ये अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो वो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता, हट जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे वायु से आ रहा प्रकाश, जा रहा पानी में, तो पानी में जैसे जाएगा टकरा कर वो विचलित होगा, जब वो विचलित होगा तो उसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो ऐसी कंडीशन होती है प्रकाश के अपवर्तन की। अगला टॉपिक है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ये तो अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने थे लेंस से। तो इसमें बहुत सारे चित्र आपको बनाने के लिए मिलेंगे। ओके, अगर आपको बने बनाए चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लेंस की क्षमता बहुत आती है एग्जाम में। P बराबर होता है 1/f। क्या होता है, 1/f, ये होता है मीटर में। अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो P बराबर हो जाएगा आपका 100/f। 100/f, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये मीटर में हो गया है। तो इसमें क्या ध्यान पर रखना आपको, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये व्युत्क्रम हो गया 1/f। तो याद रख लें इस फॉर्मूले से, इसका न्यूमेरिकल भी फंस जाता है।
देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तो ये तो 100% आते हैं पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ओके, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखें, निकट में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देंगी और दूर की किसमें नहीं दिखाई देंगी, दूर दृष्टि दोष में। तो इसमें क्या ध्यान पर रखना कि जब व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दूरदर्शी दोष क्या होता है, दूरदर्शी दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब साफ दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं क्या दिखाई देती हैं, धुंधली सी दिखाई देती हैं या फिर अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसको बोलते हैं दूरदर्शी दोष। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो इसमें करते हैं उत्तल लेंस का। किसका फ्रेंड्स, उत्तल लेंस का, ये कंडीशन है, याद रखना। मानव नेत्र के बारे में, जो मानव नेत्र है इसके बारे में पढ़ना अच्छे से। मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं, शंकु क्या होता है, आइरिस क्या होता है, इस टाइप के टॉपिक्स में चलते हैं। कॉर्निया क्या होता है, ओके, और लेंस क्या होता है, आपकी पुतली क्या होती है, सब इसके क्या है, हेडिंग है इसके मानव नेत्र की। ये पूरा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम का सत्यापन क्या है, सब कुछ पढ़ना है। ओम का नियम किस तरीके से काम करता है, ओम के नियम में कैसा करंट फ्लो होता है, सब आपको अच्छे से पढ़ना है। आर बराबर बी अपॉन आई, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। ओके, विभव और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, इससे ही निकल के आता फॉर्मूला। विद्युत धारा क्या होती है, करंट क्या होता है, दिश धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, सभी टाइप की धाराएं आपको पढ़नी है। ओके, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है आपका आर, क्या होता है फ्रेंड्स, आर, और आर बराबर आपको पता ही है बी अपॉन आई होता ही है। ओके, विद्युत प्रतिरोध, जो विद्युत प्रतिरोध है, प्रतिरोध में इतना मतलब ध्यान पर रखें, जो करंट को रोकेगा वो क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना, जो करंट की सप्लाई को रोकेगा वो क्या होगा, वो होगा विद्युत प्रतिरोध। तो ये टॉपिक आपको तैयार करने अच्छे से। टॉपिक है 41 श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। ये होता आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने अच्छे से। तो ये क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ के आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। समांतर क्रम में क्या आपको सोल्व हो पाएगा, देखिए इसमें 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो समांतर क्रम में ये फॉर्मूला आएगा निकल के, और श्रेणी क्रम में आपको ये वाला आ जाएगा। तो ये देख लेना, अच्छा टॉपिक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत आता है, देखिए बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के। कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने अंगूठे को उसके पास वाले 3 उंगलियों के प्रकार फैलाएगी, अंगूठा चालक की दिशा को, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को, चुंबक क्षेत्र की दिशा को, इस टाइप से चलता है। इसका पढ़ना अच्छा टॉपिक है। ओके, विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि बतानी है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि क्या है, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं और उनके गुण बताओ। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जो चुंबक से निकलती हैं। कैसे देखेंगे आप, देखिए ऐसा मान लो ये क्या है, एक चुंबक है जिसका नाम है दंड चुंबक। क्या है, दंड चुंबक। तो इस तरीके से इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलते हुए जाती हैं, इस तरीके से किरणें निकलती हुई जाती हैं, ये देखिए। तो इस टाइप से आप देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो ये होती हैं आपकी चुंबकीय बल रेखाएं, उनके गुण पढ़ने, मतलब ये उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, इस तरीके से जाती हैं। मतलब एन से निकल के एस की ओर, एन क्या है नॉर्थ है, एस क्या है साउथ है। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं कौन, चुंबकीय बल रेखाएं। तो इस टाइप से इसके गुण चलते हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में, ये भी अच्छे से पढ़ना, इंटर के लिए भी, हाई स्कूल के लिए भी। अगला है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताओ। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिव करंट। जो ऑल्टरनेटिव करंट है ये अपनी आवृत्ति बदलता रहता, जो एक ही दिशा में चलता रहता इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। जो अपनी दिशा और आवृत्ति बदलता रहता है उसको बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं, एसी। ओजोन परत का अवक्षेप, ये ओजोन परत का अवक्षेप होता था एग्जाम में, O3। किस तरीके से ओजोन परत में छेद हो गया था, ऐसा उसको ठीक करा। ओजोन परत का महत्व क्या है, किस तरीके से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक रही है, सब आपको पढ़ना है।
ओजोन परत का अपक्षय परत है, इसके कारण बता दो। ओके, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। अगला है ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत, ये एसएसटी में भी आता है, समाज विज्ञान में। तो ऊर्जा के स्रोत पढ़ने हैं आपको, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, नवीकरणीय स्रोत मतलब नए वाले, और अनवीकरणीय स्रोत जो पुराने वाले हैं, सब स्रोत आपको पढ़ने हैं। अगला है ऊर्जा के स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये लास्ट वाले चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं कि सौर ऊर्जा कैसे बनती है, पवन ऊर्जा कैसे बनती है। ओके, सोलर पैनल आपने देखे होंगे, सोलर पैनल जो है हर किसी के घर में लगा हुए, तो सौर ऊर्जा उसी से तो बनती है। तो ये सब टॉपिक के हैं, मोस्ट टाइम भी हैं, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा, जो आपको सारे टॉपिक समझा दिए, बता दिए। इसी टाइप के टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जो 100% पक्का आएंगे एग्जाम में। इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल के साल पूछे जाते हैं। जो इसके न्यूमेरिकल बचे वो इसकी अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपको वीडियो मिल जाएगी तो उसमें क्या होगा, नंबर इंक्रीज हो जाएंगे आपके। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में, इसकी पीपीटी को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो हमारी भी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे भी इनका भी क्या कुछ प्रॉफिट हो पाएगा नंबरों का। चलिए फ्रेंड्स।